स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस उन बच्चों को जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केवीएस केंद्रीय विद्यालय पीजीटी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के बारे में। बिल्कुल हम लोगों की जो कट ऑफ है वो आप लोगों को पता चल गई कि भाई सबसे हाईएस्ट हम लोगों की ही कट ऑफ है जो गई है 149। बात अगर हम सिर्फ जनरल कैटेगरी की करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल डिजर्विंग थे, लेकिन छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स आप कह सकते हो उनकी वजह से उनका एक आधा नंबर है जो कट गया। मतलब बच्चे 147 148 पर अटक गए। और फिर जब उनको पता चलता है कि भाई उनकी जो कट ऑफ है वो 149 गई, मैं बिल्कुल ये हालात हैं जो अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि एक नंबर की कीमत या दो नंबर की कीमत है ना, वो डायलॉग है ना कि तुम क्या जानो। बिल्कुल उन बच्चों से मैं एक ही चीज़ कहूँगी यहाँ पर कि निराश नहीं होना है। आप 148 पर अटके हैं ना, तो मतलब जहाँ पर आपका अटकना शुरू हो जाता है ना किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, तो वो कह लो कि भाई समा बहुत ही थोड़ा सा है, मतलब कम सा है जो कि आपको इस हालात में बिताना है। मतलब यहाँ पर आपको नेवर गिव अप वाली सिचुएशन है जो बिल्कुल रखनी है, क्योंकि अब वो टाइम आने ही वाला है जब आपका भी नाम है जो सिलेक्शन या सेलेक्टर्स की लिस्ट के अंदर होगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल जिन बच्चों के साथ में मेरा डेमो हुआ था, मैंने जब उनके साथ बात की तो वो मुझे बता रहे थे कि उनका जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम से पहले वो कितने ऐसे एग्ज़ाम्स थे जिनमें एक एक नंबर से रहे थे। एक बच्चा मेरे को याद है, लक्ष्य भारती, जिसको आप इंटरव्यू वाले जो डेमो वाला जो हम लोगों ने रखा था कल है ना सेशन जूम के ऊपर, तो उसमें उसने बात भी की थी कि उसने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम दिया तो वो एक नंबर से उस एग्ज़ाम के अंदर रह गया। तो मतलब कोई बात नहीं, आज हमारे साथ में ये चीज़ जो हो रही है, हम एक या दो नंबर से रह रहे हैं, तो मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई अब हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। मतलब एक होता है ना कि ज़िंदगी में याद रहने वाले फेज़, तो एक यही फेज़ है। तो अगर वो जैसे मैं अक्सर क्लासेस में ये वाली बात भी करती हूँ कि एक जो मम्मी ने हमारी सब्जी बनाई सुबह से लेके शाम तक, एक चूल्हे पर बनाई है ना, जहाँ पर एकदम सुबह से लेके शाम तक हम उसको धीरे धीरे तपाते हैं, और एक वही चीज़ हमने गैस पर 2 सीटी मार के बना ली, तो दोनों को खाने का जो टेस्ट है वो किसका ज़्यादा अच्छा होगा? ऑफकोर्स जो चूल्हे पर बनी हुई है ना। कई लोग जो खाते होंगे उनको ये टेस्ट, मतलब वो अपने आप में ये चीज़ समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो जहाँ पर तपना लिखा हुआ है ना कि आप एक या दो से रह गए हो, तो इससे डीमोटिवेट नहीं होना है। अभी हमारी जो जर्नी चल रही है वो बिल्कुल तपने की चल रही है, तो एक ना एक दिन हम उस चीज़ को ग्रैब कर ही लेंगे। हो सकता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारा आगे वेट कर रही हो, है ना। तो यानी कि निराश नहीं होना है यहाँ पर। सबसे पहले तो ये उन बच्चों की कहानी थी। बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो शायद इस बात से रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि वो शायद किसी न किसी एग्ज़ाम में एक या दो नंबर से रहे होंगे। खैर चलिए, अब हम कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मैं आप लोगों को आपके इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स हैं जो यहाँ पर दूंगी। अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ डेमो के लिए टिप्स भी हैं जो दूंगी। यहाँ पर जो टिप्स मैंने लिखे हुए हैं वो डेमो और इंटरव्यू दोनों के लिए हैं। सबसे पहले अगर मैं डेमो की बात करूँ, ठीक है, तो बात ये है कि भाई आप डेमो के लिए जो टॉपिक चूज़ करेंगे ना, सबसे पहले कि भाई आपको अपने बारे में सबसे बेहतर चीज़ें पता हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, आप मुझे कहोगे कि फट से जो टॉपिक पढ़ा दो, मेरे को प्रोग्रामिंग के अलावा कोई भी टॉपिक है जो यहाँ पर नहीं जमेगा बॉस। मतलब आप कह लीजिए हमारे फंडामेंटल से रिलेटेड DBMS हो गया, हम लोगों का ये जो नेटवर्किंग हो गया है ना, जिसमें थ्योरी वाला पोर्शन होता है, नहीं मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन हमारा एक फील्ड होता है ना कि भाई यहाँ पर मुझे कोई अटका नहीं सकता। वैसे मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है प्रोग्रामिंग। आप प्रोग्रामिंग का कोई भी टॉपिक दोगे ना, उसको एकदम मक्खन मलाई की तरह एक्सप्लेन कर देंगे। हालांकि दूसरी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रही हूँ कि आप उस टॉपिक को चूज़ करिए जो आपका फील्ड है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपको डेटाबेस SQL के अंदर, आपको जो है नेटवर्किंग के अंदर, आपको किसी भी ऐसे टॉपिक के अंदर ऐसा लगता है कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, और सामने वाला अगर उसमें से कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछता है, तो वो मेरा एक फील्ड है जहाँ पर मुझे कोई मतलब टच भी नहीं कर सकता। वो जो फील्ड है वो आपको, आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि हमने अपने ग्रेजुएशन में, हमने अपनी मास्टर्स के अंदर इतना समय है जो बिताया है इन टॉपिक्स के साथ में, तो हमें पता है। तो आप डेमो के लिए अपने आप से बेहतर है जो आप पूछिए कि भाई मेरा कौन सा फील्ड है जिसको मैं चूज़ करूँ। अब बच्चों ने कल सवाल ये भी किए थे कि कितने टॉपिक हम लोग चूज़ कर सकते हैं। आप एक को तो ऐसे तैयार करके जाओ कि भाई आप ही का फील्ड है,
ठीक है, मतलब एक को आपने ऐसे तैयार किया, 2-3 आप सेमी के लिए भी तैयार है जो आप करके रख सकते हो, ठीक है। लेकिन डेमो की जो प्रैक्टिस होगी वो आप डेली करेंगे, डेली बेसिस पर, यानी कि जब भी आपको याद आ रहा है, जब भी याद आने का सेंस कि आप एक सुबह उठ करके फिर उसके बाद 2-4 घंटे बाद, मतलब इस टॉपिक को अपने आप में ही समाने की कोशिश है जो करिए। मतलब जिस दिन तुम डेमो के अंदर बोल रहे हो ना, तो नेचुरली चीज़ें हों, कुछ भी आर्टिफिशियल जैसी चीज़ ना लगे कि अगर आप इंग्लिश में भी उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप अचानक से उसी दिन इंग्लिश ना बोलना स्टार्ट करें। आप उससे पहले घर पर प्रैक्टिस करिए। देखिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं आना चाहिए। अगर टॉपिक पर आपकी कमांड है, टॉपिक आपको बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और आपको उसके कंसेप्ट क्लियर है, तो लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम, ठीक है। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, हम सबकी वीक है, अगर मैं इंक्लूड अपने आप को भी करूं। लेकिन जहाँ पर हमारा टॉपिक एकदम स्ट्रांग हो जाता है ना, वहाँ पर इंग्लिश भी चाहे आप टूटी फूटी ही क्यों ना बोलो, निकल जाती है। लेकिन आपके पास में एक इनफ टाइम है 1 महीने का, तो भाई इसमें तो हम कोई भी लैंग्वेज दुनिया की सीख सकते हैं। इंग्लिश तो कह लो कि हम बचपन से टूटी फूटी तो बोलते हुए आ रहे हैं ना, कम से कम। तो मतलब आपने क्या करना है कि जब भी डेमो देना है आपने उसको इंग्लिश में ही ट्राई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उस भाषा के साथ में इतना नेचुरल होंगे कि जब आप इंटरव्यू वाले दिन कुछ भी शब्द अपने मुंह से इंग्लिश का बोल रहे होंगे तो वो चीज़ एकदम नेचुरल लगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा आर्टिफिशियल ना लगे कि आप अटक के चीज़ों को है जो बोल रहे हैं, राइट। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 था। अब पॉइंट नंबर जो मेरा 2 है वो है कि एक ऐसा टॉपिक जो आपने चूज़ करना है जिस पर आपको बोर्ड पर इनफ चीज़ें हैं जो आप लिख पाओ। जैसे कल एक बच्चे ने बड़ा अच्छा एक टॉपिक लिया था जो कि था नेटवर्किंग के टाइप से रिलेटेड, मतलब टाइप्स ऑफ नेटवर्क दूरी के बेसिस पर, जिसको आप लैन मैन पैन वैन कहते हो ना। तो मुझे वो बड़ा ही अच्छा टॉपिक लगा, क्योंकि अगर आपको बोलना आता है उस टॉपिक के ऊपर तो वाह, क्योंकि उसमें ब्लैक बोर्ड पर आप अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, एक डायग्राम बना सकते हो आप, है ना। तो जो डायग्राम बनाएंगे उसको एक ब्यूटीफुली डिज़ाइन करके आप बनाइए, है ना। तो डायग्राम, या फिर आप कह लीजिए कि आपके पास बोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें हों लिखने के लिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि आप जब आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही है, तो एक एग्जाम्पल है, आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, आप उसके अंदर एग्जाम्पल्स किताबी भाषा वाले तो डाल ही रहे होंगे, लेकिन अपने खुद के बनाए हुए, जो कि मेरा यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट होगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करना। तो ये जो पॉइंट है वो रिलेटेड है कि भाई आप बोर्ड का इस्तेमाल है जो बड़े अच्छे तरीके से और ब्यूटीफुल तरीके से आप करें। ऐसा ना हो कि आप खिचपिच मचा रहे हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर अगर मैं कहूँ कि मुझे आउटपुट वाले, तो मेरे से वो खिचपिच मचती है। लेकिन हम अगर प्रैक्टिस करेंगे रोज़ और हमें एक ही टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे बार बार, तो उसमें फिनिशिंग ज़रूर आ जाएगी, राइट। अब मेरा तीसरा पॉइंट ये भी है कि भाई जहाँ डायग्राम से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए, वहाँ डायग्राम की मदद है जो आप ज़रूर लें, जहाँ बन पाए। नहीं बन पाना तो हम फालतू में उसको नहीं घुसेड़ेंगे, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 है कि आप ऐसे टॉपिक्स को इन्वॉल्व कर सकते हो जिसमें आप क्लास का इन्वॉल्वमेंट करा पाओ। जैसे कि कल एक बच्चे ने एक टॉपिक लिया था असेंबलर इंटरप्रेटर का। मैंने जब कभी भी इस टॉपिक को अपनी क्लास में एक्सप्लेन किया है, तो मैं जो चीज़ करती हूँ कि एक बच्चा खड़ा करती हूँ, पहले तो पूछती हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा कौन सी लैंग्वेज आती है। ऑफ कोर्स आजकल स्कूल्स में फ्रेंच और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है। एक आधा बच्चा है हाथ रेज कर ही देगा कि भाई उसको फ्रेंच या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज आती है। दूसरा एकदम हाथ ऊपर करेगा कि मुझे फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती है। अब मैं उन दोनों की बात कराऊंगी, फिर क्लास से पूछूंगी कि भाई इसमें क्या हमें करना चाहिए। तो क्लास खुद ब खुद बोलेगी कि हमें ऐसे बंदे को खड़ा करना चाहिए जिसको फ्रेंच और हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आती हैं। तो बस वैसे एग्जाम्पल से मैं बताऊंगी कि अब ये जो इधर फ्रेंच वाला है, ये जो इधर हिंदी वाला है, ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा बाइनरी समझता है, हमें हमारी भाषा जो हाई लेवल लैंग्वेज वो समझ में आती है। अब दोनों में कम्युनिकेट है जो कैसे हो, कैसे हम इस हाई लेवल को लो लेवल में इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो कि बीच में ये जो बंदा है या ये जो पर्सन है वो यूज़ हो रहा है एज ए ट्रांसलेटर। जैसे कल एक बच्चे ने एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा दिया था। एग्जाम्पल वाज लाइक दैट कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में घूमने के लिए जाते हैं।
अब उनको हर कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती होगी, है ना, तो क्या होता है कि वो लोग ट्रांसलेटर्स का यूज़ करते हैं कि सामने वाला अगर कोई भी भाषा के अंदर अपनी बातों को कह रहा है तो उनको उनकी समझने वाली भाषा में वो चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। तो दैट्स ऑल्सो अ वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर। लाइन बाय लाइन के लिए आप कह सकते हो। फिर बच्चों से ही पूछ सकते हो कि भाई जैसे लाइन बाय लाइन और जो हमारा है कि भाई एक कंपाइलर जो हमारा है वो एक ही साथ कोड को कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे में मैं बच्चों से एक चीज़ पूछती हूँ कि मैं दो बच्चों को खड़ा करती हूँ और दोनों से ही थ्रस्टी क्रो जो पोएम है वो लिखवाती हूँ। एक बच्चा एक लाइन लिखता है और मेरे पास चेक कराता है, फिर दूसरी लाइन लिख के आता है, फिर तीसरी लाइन, फिर एक बच्चा जो सोचता है कि भाई मैं सारी चीज़ें एक ही साथ क्यों ना लिख दूँ, फिर मैम के पास से जो जाऊँ, फिर मैं बच्चों से पूछती हूँ कि टाइम टेकर कौन है। बच्चा खुद ब खुद कहता है कि भाई ये टाइम टेकर है। तो यानी कि इससे पता चलता है कि भाई जो इंटरप्रेटर है वो ज़्यादा टाइम लेता है बजाय कि उसके कंपाइलर के। तो हम ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हमें पता है, मेरे बताने से नहीं पता चलेंगे आपको। आपका दिमाग है जो ऐसे टनक टनक कर रहा होगा कि हाँ यार ये एग्जाम्पल हो सकता था, ये यस आपके पास में ऐसे हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं। कॉपी पकड़ो, उसके अंदर लिखो कि भाई इस टॉपिक को मैं कैसे नेचुरली एक उस इंसान को समझाऊं जिसको कुछ भी नहीं पता है ना, मैं उसको कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगले पॉइंट के साथ में हम चलेंगे जो कि मेरा 5 नंबर पॉइंट है, जहाँ पर मैंने लिखा है कि भाई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। जी हाँ, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका यहाँ पर होगा कि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ में उस चीज़ को समझाएंगे। जो अभी मैंने एग्जाम्पल्स भी लिए हैं जहाँ क्लास का इन्वॉल्वमेंट था, जी हाँ, आप ऐसे अपने खुद के एग्जाम्पल्स क्रिएट करिए। हमारे पास आम जिंदगी में, आम भाषा में हमने हमारा बिताया है। बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन्स दे रहे हैं। कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे साथ में होते हैं। आप उनको लिखो, एक बार लिखना स्टार्ट करोगे ना, आपको लाखों एग्जाम्पल्स रियल लाइफ के मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। आप एक काम भी कर सकते हो, आप एक बंदे को टूटा फूटा टॉपिक समझाओ। अब आप कहो कि ये टॉपिक तुम मुझे कैसे समझाओगे। अब वो बंदा किस तरीके से उस चीज़ को, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, कभी आप उनके साथ में बैठे होंगे, जैसे मैं अगर अपनी चाइल्डहुड की स्टोरीज बताऊं तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनके साथ जब हम बैठते थे ना, तो वो चीज़ों को जब एक्सप्लेन करते थे, कोई ना कोई ऐसे दादाजी या फिर हमारे कोई ना कोई ऐसे खानदान में होते हैं लोग जिनको बोलने का बड़ा शौक होता है। वो काफ़ी अच्छे तरीके से, हम कहते हैं ना अरे यार ये क्यों इसने भाषण, है ना, वो वाले दादाजी या वो वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप एक बार उनको वो टॉपिक समझाओ। मतलब आपको ये फनी दिख रही होंगी, लग रही होंगी बातें, भाई बहुत सीरियस हो जाओ, क्योंकि हम आखिरी मंजिल पर आकर के बिल्कुल जो है रिस्क नहीं ले सकते। कोई हमसे ज़्यादा तैयारी करके बैठा है, हमारे अगर 149 या फिर हम बिल्कुल एकदम लटक रहे हैं वहाँ पर जो हमारी कट ऑफ है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रही थी, हमारे जो ऐसे पर्सन हमारी फैमिली के अंदर होते हैं, आप उनको कोई टूटा फूटा टॉपिक समझाओ। अब उस बंदे से पूछो कि भाई आप जो है मेरे को वो कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे। अब वो ऐसे एग्जाम्पल्स बिल्कुल क्रिएट करके आप लोगों को देंगे कि भाई मैं होता तो ऐसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा होता, क्योंकि दूसरे के विचार मुझे पता चले तो मेरे दिमाग में टन टन करके मैसेज आएगा कि हाँ ये रियल लाइफ एग्जाम्पल हो सकता है। कुछ फनी एग्जाम्पल्स भी हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारी क्लास का समा बांधने के लिए। समझ में आ रही है चीज़। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है कि भाई जो 20 से 25 मिनट का हमारा वो इंटरव्यू हो रहा होगा ना, उसमें हम अपनी ज़िंदगी की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अच्छी चीज़ें सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर रहे होंगे, है ना। कभी आप लाइफ में फेल भी हुए हो ना, तो अगर आपको वो चीज़ बतानी पड़े इंटरव्यू के अंदर, तो आप उसको इस तरीके से बताना कि तुमने नेवर गिव अप वाली फीलिंग रखी हम आप अपने साथ हमेशा। मतलब सामने वाले को आप देखिए, उसने आपका जितना भी टेस्ट लेना था आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपका ले चुके हैं। अब उनके हाथ में तुम्हारी मार्कशीट है कि भाई तुम्हारे 100 में से 92, 95, 80 जितने भी नंबर आए हैं। यहाँ पर सवाल उठ रहा है किस चीज़ का, यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है कि भाई वो जो 20 से 25 मिनट आपकी ज़िंदगी के आप वहाँ पर डेमो के अंदर या फिर इंटरव्यू के अंदर बिता रहे होंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ की प्रेजेंट करनी है। मैंने कहा ना कि आप ऑफ कोर्स देखो, गिव अप वाली सिचुएशन, हार वाली सिचुएशन, 1 नंबर से रहना, 2 नंबर से रहना, हज़ारों बार इंटरव्यूज़ के अंदर रह जाना, तो मतलब फेलियर हम सब ने अपनी लाइफ में जीता है। अगर मैं यहाँ जोर जोर से चिल्ला रही हूँ ना, आपके सामने बैठ करके बोल रही हूँ आपको कुछ भी, तो मेरा ये मानना है कि मैं भी अगर अपने आप को अगर अपनी जर्नी को देखूँ ना, अरे भाई 1000 बार फेल हुए हैं,
1000 बार लोगों के सामने बेइज्जती हो रखी है, अरे भाई तुम इतने छोटे से एग्जाम में रह गए। जी हाँ बिल्कुल, हर किसी की लाइफ में ये मोमेंट है जो आया। कोई इतना 30 मार खान नहीं है कि जिसने पैदा होते, मतलब वो एक अलग लोग हैं। हम जो स्ट्रगल वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है, एक मिडिल क्लास फैमिली से खड़े होकर के। बहुत सारे लोग आप में से ये चीज़ रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो मतलब कहने का कि यस, हम सब ने फेलियर को अपनी लाइफ में फेस किया हुआ है, लेकिन जब हमें अगर इंटरव्यू में अपनी फेलियर को बताना भी पड़े ना, तो हम इस तरीके से बताएं कि सामने वाला सुन करके कहे कि यस, ये मेरा कैंडिडेट है, मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी जिन्होंने नेवर गिव अप वाली फीलिंग रखी। तो मतलब वो जो 20 से 25 मिनट है ना, हमें वो इस तरीके से बिताने हैं, हमें वो इस तरीके से सामने वाले को जो है इम्प्रेस करने की कोशिश करनी है कि भाई मैं ही हूँ एक सही कैंडिडेट, मेरे बेशक मैं 149 पर अटका हूँ, लेकिन आप मुझे चूज करिए। राइट, हमें खुद उनको इस काबिल, मतलब अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि यस उनके मुंह से निकले और हमारे लिए है जो 30 में से 30 या जितने भी हमारे नंबर है वो लिख रहे हों। तो मतलब जैसे तुम्हारे घर पे मेहमान आते हैं ना, अब मेहमान आएंगे तो क्या मैं उनको गंदी गंदी चीज़ें दिखाऊंगी अपने घर की? नहीं, मैं उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी। जैसे हमारे घर में मेहमान आते तो हमारी मम्मी हमारी बुराइयां थोड़ी कर रही होती है, हाँ वो एक अलग बात है, मेरी मम्मी बुराई करती है, लेकिन फिर भी है ना, हम बहुत सारे मतलब ऐसे मोमेंट आते हैं जब हमारी मम्मी अच्छाइयाँ बोल रही होती है ना, कि भाई अच्छा चीज़, बुरा थोड़ी ना बोल रहे होते हैं। तो मतलब वैसे ही वो जो 20 से 25 मिनट है ना, हमें अपनी पूरी ज़िंदगी की जो समरी है उसको एक इंस्पिरेशन वाली जो समरी है वो बना करके हमें दूसरे के सामने उसको बताना होगा। राइट, आई थिंक आप लोगों ने समझा होगा कि वो जो 20 से 25 मिनट है उसमें हमें अपनी शॉर्ट फिल्म है जो बतानी है। ठीक है, सामने वाले को मतलब हमारी लाइफ की अच्छे मोमेंट से अच्छी चीज़ें, इंस्पिरेशन वाली चीज़ें हैं जो बतानी है। फेलियर सबकी लाइफ में हो रखा है, ऐसा नहीं कि तुम वहाँ पर रोने पिटने बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर मैं कहूँगी कि भाई मैं इतने इंटरव्यूज़ में मेरे को भी धक्के पड़े हैं, राइट, लेकिन ऑफ कोर्स उन सारी चीज़ों के बाद में मुझे से एक ही चीज़ निकली कि कोई बात नहीं ना यार, ज़िंदगी में लर्निंग हुई है, आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। बस आगे वाली जो चीज़ें ना, नेवर गिव अप वाली, वो हमेशा रही है। ये आपकी पर्सनालिटी में चीज़ें धीरे धीरे दिखने भी हैं जो लग जाएंगी, खैर वो एक अलग बात है हमारी लाइफ की स्टोरी की। बट आपको चीज़ समझ में आई कि ये पॉइंट में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मतलब कहने का कि हम जिंदगी का एक बेस्ट पार्ट है जिसको हम दिखा रहे होंगे। ठीक है, फेलियर, हार, आप जिसको कुछ भी कह लीजिए, वो सबकी लाइफ का हिस्सा है। हम कोई एक स्पेशल पर्सन नहीं है कि भाई आपने कभी ज़िंदगी में, जिसने फेलियर नहीं देखा तो मतलब उसने लाइफ में कुछ सीखा ही नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि जिसने गलती नहीं की वो यानी कि वहीं पर है, वही चीज़ है। मिस्टेक्स हमारी फ्रेंड होती हैं, हम कितनी बार बच्चों को क्लास में समझा रहे होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हमारी लाइफ में भी ऐसे जब भी फेलियर आई है तो हमने उन सारी चीज़ों से सीखा है। आई होप कि ये जो पॉइंट है इसको आप बड़े अच्छे तरीके से सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यानी कि मैंने यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट ये भी लिखा है कि हमें हर चीज़ जो भी हम वहाँ बोल रहे हैं ना, तो हमें एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में बोलनी है, ताकि सामने वाले को ये भी लगे कि भाई एक पॉजिटिव बंदा है जो पढ़ा है। क्योंकि बच्चों को क्या सिखाएंगे अगर हम खुद ही रोने पिटने बैठ के, है ना। हम खुद ही अगर इतने मायूस हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हम सामने जो हमारे देश का भविष्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको क्या इंस्पायर कर पाएंगे। तो हमें ऐसी चीज़ें दिखानी है कि भाई हम पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। 7 नंबर पॉइंट मैंने लिखा है कि भाई आपको एक बोल्ड आवाज़ में एक पॉजिटिवली अपने आंसर को है जो बताना होगा। ऐसा नहीं कि हम बहुत ही चिल्लाने लग जाएं, मतलब ऐसा कि भाई जैसे कह लो कि भाई हमारे अंदर एकदम नारी शक्ति, मैं तो अपने लिए कहूँगी, है ना, वैसे बिल्कुल, है ना, जो है मैन शक्ति वो भी जिंदाबाद है, खैर वो एक अलग बात रही। लेकिन आप जो भी आंसर बोल रहे होंगे एक पूरे बोल्डनेस के साथ में बोल रहे होंगे, एकदम पॉजिटिव अप्रोच के साथ में। कई बार एग्जामिनर या फिर जो इंटरव्यू ले रहे होंगे वो हमारे सामने ज़िंदगी की ऐसी सिचुएशंस रख रहे होंगे कि भाई जिसमें गिव अप वाली चीज़ें होंगी। आपको हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी की खुशबू है जो ढूंढनी है कि इस आंसर को मैं स्मार्टली कैसे बताऊँ। ठीक है, क्योंकि भाई हम वहाँ सेलेक्ट होने के लिए गए हैं, लड़ने मत बैठ जाना किसी, क्योंकि ऑफकोर्स ऐसा होगा बहुत बार जब सामने वाला हमसे सवाल पूछता है
उसके जो दिमाग की सोच होती है, जो मेरे दिमाग की सोच होती है, मैच नहीं कर रही होती। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको पॉजिटिव अप्रोच के साथ में सामने वाले को कैसे सेटिस्फाई करें, क्योंकि वो हमें फंसाने के लिए आ रहा है, सवाल पे सवाल कर रहा है, तो हम उसको किस तरीके से जवाब दे रहे होंगे। तो मतलब पॉजिटिव अप्रोच। अगला पॉइंट जो मैंने लिखा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आंसर हमें सच में नहीं पता होगा, है ना। ऐसे हम 30 मार खान नहीं है। एक सेकेंड पानी पी लूँ भाई। बहुत सारे ऐसे मोमेंट आएंगे हमारे पास उस 20 से 25 मिनट के अंदर, जहाँ पर वो ऐसे सवाल को पूछेंगे कि शायद हमें वो बिल्कुल नहीं आता होगा। तो ऐसे में ना हवाओं में बात मत करना कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं बोलना पड़ता है कि भाई मुझे इसका जवाब नहीं पता है ना। कई बार मेरे साथ भी ऐसा इंटरव्यूज़ के अंदर हुआ है कि सामने वाले ने मुझसे कुछ DBMS से या SQL से या हमारे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछा, तो मुझे उसके बारे में जितना पता होता है तो मैं वो बताने की कोशिश करती हूँ। फिर सामने वाला मुझे कहता है कि नहीं मैम इस तरीके से था, तो आप उसको अपोलोजाइज करके एग्री भी है जो कर सकते हैं। तो मतलब एक पोलाइटनेस आपके जो है नेचर में झलकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहस करने वाले अटक जाएं कि जब तुम्हें उस टॉपिक के बारे में नहीं पता इतनी चीज़ें और सामने वाला आपको जो चीज़ बता रहा है तो वेलकम करिए उस चीज़ का। आई होप ये भी चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर आता है, एक जो चीज़ जो हम सबसे कॉमन पूछी जाएगी वो ये है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरीके से करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग 99.99% या फिर 100% लोगों से पूछा जाएगा। इस सवाल का जो जवाब है ना वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिए प्लीज़। एक तो इसमें अटकना मत, अटकना इन द सेंस कि आपको अपने बारे में ही चीज़ें सोच करके बोलनी पड़े, तो फिर बात ही क्या है ना। दूसरी चीज़, आप रिपीट मत करिए इसमें कुछ भी चीज़ें कि आई हैव डन BCA एंड MCA, मतलब इज समथिंग लाइक दैट कि आप उसमें रिपीटेशन को ज़ीरो करिए। नॉट ओनली इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जहाँ पर हमें कुछ आ ही नहीं रहा होगा तो हम रिपीट कर रहे होंगे चीज़ों को। नो, रिपीट नहीं करना है किसी भी चीज़ को। एक बार ही बोलना है, भाई सुन रहे होंगे, वो आप ही को सुनने के लिए वहाँ बैठे हैं, ठीक है। एक चीज़ जो मैंने इसके अंदर लिखी है जो कल भी बच्चों ने की थी, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस वहाँ पर बता रहे हो, आप अपनी हॉबीज़ बता रहे हो। इस चीज़ को बड़ी संभाल करके बोलना। आप हवाओं में कुछ भी मत बोलना। जैसे कि आपने कहा कि मुझे नॉवल पढ़ने का शौक़ है, आपसे पूछा गया कि आपको हिंदी या फिर आपको इंग्लिश या फिर कोई भी ऐसी लैंग्वेज, आपको कैसे नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है। अब उससे आपकी पर्सनालिटी भी झलकेगी। आप कहोगे चेतन भगत या फिर कोई ऐसा आपने नाम ले लिया है ना, तो भाई रोमांटिक से, हालांकि चेतन भगत कोई बुरा नहीं है ना, लेकिन एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाला, अब पता नहीं ना उसकी सोच किस तरीके से होगी, है ना, तो वो सोच रहा होगा कि भाई रोमांटिक है ना। हालांकि वो एक इंडिविजुअल हमारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन वही चीज़ ना, आप अगर झूठ भी बोल रहे हो ना, एक झूठ क्वेश्चन को भी आप आंसर को रेडी कर रहे हो, तो भाई उसके बारे में आप बिल्कुल श्योर हो जाओ कि भाई सामने वाले ने अगर मुझसे लिटरेचर से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ ली और मैंने एम ही बोला होगा कि मेरे को नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है और मेरे को एक भी राइटर का नाम नहीं पता, तो बिल्कुल हम वहीं पर फंस गए, है ना। तो मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ, हॉबीज़ को बता रहे हो ना, तो आपको उसके बारे में चीज़ें पता हो। हॉबीज इन द सेंस कि आपने उसके साथ टाइम बिता रखा है चीज़ के साथ। आप बैडमिंटन खेलो, बैडमिंटन के बारे में चीज़ें पता हो, ठीक है, उसमें जो भी टर्म्स यूज हो रही है, हो सकता है सामने वाला तुमसे वो चीज़ पूछ ले, है ना। तो मतलब आप हॉबीज़ को, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को जब आप बता रहे हैं तो आप उनके बारे में थोड़े क्वेश्चंस अवेयर करके रखिए कि भाई सामने वाला, जैसे मैंने नॉवल वाला हो चुका है मेरे साथ नहीं, बट बहुत सारे लोगों के साथ हो रखा है कि भाई मैं नॉवल को कभी भी नहीं बोलती हूँ, ठीक है। हालांकि नॉवल पढ़ने का शौक है, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इस, जैसे आपने कहा कि मेरा XYZ जो है राइटर वो बहुत ही अच्छा लगता है, तो आपसे उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। उनके पास मोबाइल है, सर्च करेंगे कि भाई उसकी वो जो स्टोरी थी उसके अंदर क्या था, या कुछ भी रिलेटेड टू दैट, है ना। ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। क्योंकि आप एक और चीज़ जो मैंने इसके अंदर लिखी है, दैट इज़ वीकनेस। आप अपनी वीकनेस देखो इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करना या बताने की कोशिश करना कि जिसमें पॉजिटिविटी झलके। आप अपने बारे में कुछ भी ऐसे गिव अप या फिर कुछ ऐसी वीकनेस मत बता देना कि जो बिल्कुल सामने वाले को लगे कि भाई ये बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, इसमें यही चीज़ की कमी है। जैसे आप कह दो कि भाई मैं बहुत ही लेज़ी हूँ, भाई क्लास में तुम सोओगे तो फिर, है ना। तो मतलब ऐसी कोई चीज़ हमें यहाँ पर नहीं बतानी है। वीकनेस
आप कुछ सोच करके रखो कि जिसमें कुछ पॉजिटिव हो, और नेचुरली बतानी है वीकनेस हो रही है, सोच सोच के नहीं बताना है कि अच्छा मेरी स्ट्रेंथ है जो ये वाली है और ये वाली, मतलब वहीं पर सोचना नहीं है, यहीं पर रेडी करो। अगर आप अपने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में स्ट्रेंथ वीकनेस बता रहे हो, कई बार सामने वाला भी पूछ लेता है, आपने नहीं रेडी किया घर पे, बट सामने वाला पूछ लेगा आपको, आपकी स्ट्रेंथ बताइए, आपकी वीकनेस बताइए, है ना। तो ये सवाल कहीं किताबों में नहीं लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं दिल के अंदर, है ना, यहाँ पर लिखे हैं। तो आप इनसे अपने आंसर्स खुद से बनाइए। आप नेट पर सर्च करोगे, हज़ारों लोग सर्च कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से आंसर्स को रेडी करिए, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल चीज़ें चलेंगी। कोई यूट्यूब वाला या कोई किताब वाला रटा हुआ आंसर आप नहीं बोल सकते, है ना। खैर 1 मंथ है, नेचुरली चीज़ों को लाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आर्टिफिशियल कुछ भी ना लगे कि अच्छा ये तो XYZ यूट्यूब चैनल का जो जवाब है वो बोल रहा है ना। खैर बिल्कुल आगे चलेंगे कि मैंने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में लिख दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने इसके अंदर लिखा है कि आप रिपीट नहीं कर रहे होंगे चीज़ों को, कि जैसे आपसे कुछ भी पूछा है तो आप उसको बार बार एक ही लाइन को रिपीटेशन, ये बहुत बहुत इरिटेट करती है चीज़। आप बार बार उसी चीज़ को बता रहे हो कि इसका मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, आप उसी चीज़ को फिलअप को नहीं, ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एक चीज़ मैंने इसके अंदर लिखी है कि जितना पूछो उतना ही बताओ, स्टोरी में मत बनाने लग जाओ, ठीक है। एक शॉर्ट होता है ना कि मैंने कहा कि भाई मुझे कोई मूवी है जैसे बजरंगी भाईजान या बाहुबली, है ना, इनकी समरी बता दो, मतलब क्या देखा, तो तुम उसको 2 लाइन में कैसे खत्म करोगे। तो मतलब जितना पूछा है इन द सेंस कि आप उसका आंसर है जो आप करिए, ठीक है। आप एक्स्ट्रा में बोलेंगे तो आप अपने अगले सवाल को ही रेडी कर रहे होगे। मतलब जो आपका अगला सवाल है ना, मेरे ख्याल से कोई घर पे है, चलो छोड़ो, जो आपका मतलब जो आपका आंसर हो रहा होगा ना, वही सामने वाले का अगला सवाल होगा। तो मतलब आपके आंसर्स कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्लिक कर रहे होंगे अगले सवाल के लिए। तो आप अपने आप को इतना भी मत उलझा देना जवाबों के अंदर कि भाई आपसे जवाब ही देना मुश्किल हो जाए, है ना। तो रिपीट नहीं कर रहे होंगे, स्टोरी की तरह नहीं बता रहे होंगे, पकाऊ काइंड ऑफ आंसर्स जिसको आप बोल सकते हो। जितना पूछ रहे हो आप उतना ही बताएंगे। मैंने यहाँ पर यही चीज़ दोबारा से लिखी हुई है कि भाई आप अटक के नहीं बोल रहे होंगे, आप सोच के नहीं बोल रहे हो। हाँ, कई चीज़ों में हमें सोचना पड़ेगा, बट उसमें हम इस तरीके से सोचेंगे कि हम उसका आंसर पता तो है, लेकिन हम थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं कि उसको मैं सामने वाले को किस तरीके से परोसूं उस जवाब को, ठीक है। आप जो भी बोलेंगे, मैंने कहा ना कि वो अगले सवाल को है जो जिंदा कर रहा होगा। आपने कोई भी जवाब दिया, जैसे आपने स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में बताया, अब सामने वाला उसी से रिलेटेड आपके पास में है जो बॉल फेंकने वाला है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको स्ट्रेंथ या वीकनेस के सवालों को कुछ इस तरीके से रेडी करना कि उसमें से अगर आपके पास कोई भी सवाल आता है तो आप उसको स्मार्टनेस से दे पाओ, ठीक है भाई। वो 25 से 30 मिनट आपने अपनी ज़िंदगी के ब्यूटीफुल मोमेंट्स या फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो शो करना है। तो जो जवाब दे रहे हो उसी से रिलेटेड जो सवाल होंगे उसको आप अच्छे से बोल्डनेस के साथ दे पाएँ। अब मैंने 11वीं चीज़ जो यहाँ पर लिखी है कि भाई इन 25 से 30 मिनट जो भी आपके साथ उस इंटरव्यू पैनल के साथ में हो रहे होंगे, उसको अभी से महसूस करना और जीना सीखिए। आप सुबह से लेकर के इंटरव्यू के उस मोमेंट में ही अपने आप को पाइए। आप अगर किसी से बात भी कर रहे हैं, अपने पापा से, अपने मम्मी से, तो आप उस पल को हमेशा याद रखिए। 25 से 30 मिनट मुझे बिल्कुल दिल जीतना है सामने वाले का, है ना। अब जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं, जैसे अगर 2 महीने बाद है तो हम तैयारियां शुरू नहीं कर देते, है ना। जिस खुद की शादी होनी हो तो वो तो एक बात अलग ही है, वो तो फिर हम पता नहीं कितने सालों से हम तैयारी करते रहते हैं, है ना। तो बात ये है कि वो भी एक ऐसा ही मोमेंट है हमारी लाइफ का जो कि बिल्कुल पलटने वाला है ना। तो उसको भी हम अभी से जीना और उसके लिए तैयारियां हैं जो करना स्टार्ट करें। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने 12 नंबर पॉइंट में लिखी है वो ये कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 11th और 12th का सिलेबस भी है थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। मेरी क्लासेस है जिनको आप देख सकते हो। ऐसा नहीं पढ़ना है कि भाई आपको वहाँ रिटर्न को एग्जाम देने जाना है, बट इन द सेंस कि 11th से आप चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करिए जिससे एक समझ एक बने। अगर सामने वाला आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछता है तो एक बेस रेडी हो, ठीक है। जिनका पाइथन बैकग्राउंड नहीं रहा है या जिन्होंने पाइथन नहीं पढ़ी इतने अच्छे से, वो भी सेलेक्ट हो चुके हैं क्योंकि आपने पढ़ी थी एग्जाम के अंदर उन 3-4 महीनों में। लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ पता है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग
आम तरीके से अगर मैं उसके बारे में कुछ भी बोलूँ तो मुझे उसका बेस क्लियर होना चाहिए। तो आप 11th और 12th का सिलेबस भी साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको बुक अच्छी नहीं लग रही है या कुछ भी है तो आप मेरे लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो। 2 लेक्चर 11th के देख लिए, 2 लेक्चर 12th के देख लिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस या आईपी दोनों में से 11th में तो आईपी के अंदर पाइथन ही बेसिक सेम है, ठीक है। 12th का सिलेबस दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग है, तो वो आप कहने का मतलब है कि इनका सिलेबस आप ज़रूर है जो अभी से कवर करने लग जाए। 1 महीने का टाइम है, आप 4-4 लेक्चर्स भी एक दिन में देखेंगे, टॉपिक कवर करेंगे तो हो जाएंगे। खुद के नोट्स बनाओगे और उनको 2-4 बार, क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहा है ना रिटन में, ठीक है, आपसे उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आपको जो भी पता होगा एट दैट टाइम आप उसको बोल पाइए, है ना। तो 11th और 12th का जो भी आपका सिलेबस है पाइथन का, आप उसको कवर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके बैठा है। हम कोई भी रिस्क नहीं लेकर के चल सकते। ज़रूरी नहीं कि इंटरव्यू में हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड ही चीज़ें पूछें। कोई वहाँ पर इतनी दुखी आत्मा भी बैठी हो सकती है कि भाई सब्जेक्ट को खरीदना स्टार्ट कर दे, आपसे पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दे, कोई इधर से आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, है ना, इधर से आपकी पर्सनालिटी। तो मतलब वहाँ अलग अलग पैनल से रिलेटेड जो है चीज़ें, मतलब अलग अलग लोग बैठे होंगे, कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होगा। तो आप 11th-12th का सिलेबस है जो ज़रूर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी लिखा है कि आप हो सके तो सैम्पल पेपर को सॉल्व करिए। इसलिए नहीं कि आपने उसको कोई रिटन पेपर देना है, इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, समझ है उस चीज़ को लेकर के हो, ठीक है, इसलिए ठीक है। तो समझ करने के लिए, और बस ये मैंने 12 पॉइंट है जो यहाँ पर लिखे थे। आगे भी मैंने बहुत सारे पॉइंट हैं जो लिखे हुए हैं, उनको आगे वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। ये 31 मिनट का हो चुका है, मैं इतना बोल चुकी हूँ सीरियसली। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको ये पॉइंट्स हैं जो कैसे लगे, ठीक है। मैं इसको टुकड़ों में बांट देती, बट मुझे पता ही नहीं चला मैं इतना बोल गई, है ना। खैर, बिल्कुल बोलना बहुत अच्छा लगता है, और जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना चीज़ को, तो फिर तो है कि पीरियड लग जाए या कुछ भी हो जाए। आई थिंक जो एकदम टीचर वाले होंगे उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, हाँ। तो मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट पॉइंट्स बताने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई और पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं तो स्वागत है आप सभी का, आप उसको इंक्लूड करिए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू वेरी मच, और बाय बाय, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, ठीक है, आपके इंटरव्यू के लिए। गॉड ब्लेस यू।